देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड लास्ट चैप्टर करने वाले हैं। सेकंड लास्ट ये नहीं, इकोसिस्टम। पहले तो इसमें जैसे अगर पिछली किताब को अगर आप कंसीडर करें तो खूब सारा मटेरियल था। अभी इसको बहुत शॉर्ट कर दिया गया है। तो चैप्टर का नाम है हमारा इकोसिस्टम। अब इसमें कंटेंट्स हमारे क्या क्या रहेंगे। पहला तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर मान लीजिए या फिर इंट्रो मान लीजिए, ठीक है। सेकंड वन जो है इसमें प्रोडक्टिविटी। थर्ड वन क्या होगा, डीकंपोजिशन। फोर्थ वन एनर्जी फ्लो। और फिफ्थ वन आप जो है पिरामिड्स। इतनी सी कुछ चीजें हैं। पहले इसमें लगभग 8 चीजें थी, अब लगभग 5 रह गई हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट आधा हो गया। तो पहले हम देखेंगे कि क्या होता है इकोसिस्टम। जैसे कि हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम कम्युनिटी के साथ उसका एबायोटिक एनवायरनमेंट ले लें तो वो क्या बन जाता है, इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम की अगर स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखो तो उसके 2 फैक्टर्स हैं। एक तो आप कह सकते हो बायोटिक, ठीक है, और दूसरा कह सकते हो एबायोटिक, ठीक है। बायोटिक फैक्टर्स के अंदर क्या है कि आप एक तरीके से ये मान के चलो कि फूड चेन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। एबायोटिक स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या है, टेम्परेचर है, सोइल है, और बहुत सारी चीजों के बारे में, ह्यूमिडिटी है, बहुत कुछ कर सकते हो आप अध्ययन। तो स्ट्रक्चर के अंदर आप ये सब ले सकते हो। वैसे बहुत ज्यादा डिटेल में आपके नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी जितना भी है मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूंगा इसमें, ठीक है। अब अगर हम देखें कि फूड चेन, तो फूड चेन को अगर हम डिस्कस करें तो फूड चेन के अंदर पहला जो आता है वो आता है प्रोड्यूसर, ठीक है। प्रोड्यूसर के बाद क्या आता है, हर्बीवोर। हर्बीवोर के बाद आता है कार्निवोर। कार्निवोर फर्स्ट और फिर कार्निवोर सेकंड, ये मान के चल सकते हो। इसमें क्या होता है, अगर एक फूड चेन का हम एग्जांपल लें तो उसमें सबसे पहले क्या है, प्लांट्स हैं, ठीक है। प्लांट्स को अगर हम बात करें कौन कंज्यूम करता है, मान लीजिए इंसेक्ट्स करते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स के बाद क्या आ गया, फ्रॉग आ गया, और फ्रॉग के बाद क्या आ गया, स्नेक आ गया। ये एक छोटी सी एक एग्जांपल के रूप में हमने चीज को दिया। तो अब आप देख सकते हैं ये क्या है, ये शाकाहारी है जो कि डायरेक्टली प्लांट के ऊपर निर्भर रहता है। ये और ये ग्रुप जो है ये कौन से हैं, मांसाहारी है। अब एक बात याद रखना बेटा, ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट हमेशा ये प्रोड्यूसर को कहा जाता है। ये ट्रॉफिक लेवल क्या हो गया, 2, ये 3 और ये 4th, इस तरीके से समझ गए। अब इसमें वैसे जो नाम है देखो जरा, इसको प्रोड्यूसर, ये हर्बीवोर, कार्निवोर, कार्निवोर, इस तरीके से। ये खासतौर से ट्रॉफिक लेवल को ध्यान रखना। बहुत सारी जगह क्वेश्चन आते हैं कि ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट पर कौन होगा। एक या तो फूड चेन दे दी, उसमें ये पूछ लेते हैं ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट पे कौन है, तो आपको पता होना चाहिए ट्रॉफिक लेवल किसे कहते हैं। यानी फूड चेन के अंदर पहले सदस्य से लेकर के लास्ट तक, जो अगर उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करें तो पहले से लास्ट तक अगर हम नंबरिंग देते हैं तो वो नंबरिंग ही क्या है, ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है। तो इतना आपको रह जाएगा। अब अगर आप इसे डिफाइन करना चाहें, डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन क्या है, ये एक सीरीज है, ये एक चेन है। तो आप कह सकते हो कि फूड चेन इज ए चेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच फूड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय ईटिंग और बीइंग ईटन। देखिए, ये इसको खा रहा है और ये इसके द्वारा खाया जा रहा है। तो इस तरीके से एक छोटी सी डेफिनेशन हो जाएगी। बेसिकली हमने अपने अध्ययन की सुविधा के लिए
फूड चेन बना रखा है, लेकिन फूड चेन नहीं होता है, फूड वेब होता है। कैसे कि जरूरी थोड़ी है कि इंसेक्ट को फ्रॉग खाए, इंसेक्ट को लिजार्ड खा सकती है, ठीक है, लिजार्ड के बाद ये स्नेक खा सकते हैं, ठीक है, या प्लांट को जरूरी थोड़ी है कि इंसेक्ट ही खाएं, यहां पर रेट खा सकते हैं, रेट को कौन खा सकता है, कैट खा सकती है, फिर आगे चल सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे, यानी अगर कोई भी है वो या तो एक ही जीव का भोजन बनता है या बहुत सारे जीव का भोजन बनता है, तो उससे क्या है, वो चेंज हो जाएगी ना, फूड चेन चेंज हो जाएगी। तो एक तरीके से यहाँ पर बहुत सारे फूड चेन एक दूसरे के अंदर मिक्स होती है। अगर हम देखें नेचुरल कंडीशन में तो वास्तव में मिक्स ही होती है। ये तय नहीं है कि स्नेक हमेशा फ्रॉग ही खाएगा, स्नेक रैट को भी खा सकता है, स्नेक किसी दूसरे जीव को भी खा सकता है। तो इसलिए क्या है, ये बेसिकली नेचर के अंदर ये वेब के रूप में होता है, लेकिन हमने अपने अध्ययन की सुविधा के लिए इसको किसके रूप में पढ़ते हैं, फूड चेन के रूप में। तो आप फूड वेब के लिए कह सकते हैं कि जहां बहुत सारी फूड चेन्स एक दूसरे से मिक्सअप हो जाती हैं, तो एक वेब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में रिप्रेजेंट होता है, तो जिसे हम क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। तो फूड चेन और फूड वेब आपको क्लियर है। अब इसके बाद चलते हैं प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी एक ऐसा टर्म है जिसके ऊपर कोई भी इकोसिस्टम जो है, अगर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो इकोसिस्टम क्या है, वहां पर ज्यादा स्टेबल रहता है। तो कोई भी मान लीजिए एरिया है, वहां पर जो प्रोडक्टिविटी है, खास तौर से ज्यादातर हम प्रोडक्टिविटी का निर्धारण करते हैं वो प्रोड्यूसर्स के बेस पर करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां थोड़ा सा आसान होता है। बाकी पूरे इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि जैसे प्रोड्यूसर्स ने जितना प्रोड्यूस किया, उसके बाद उसका कुछ हिस्सा कौन खा गया, कंज्यूमर्स खा गए ना, हर्बीवोर खा गया, फिर कार्निवोर खा गया, तो उनमें आता है। तो बेसिकली हम किसी की प्रोडक्टिविटी देखते हैं तो हम प्रोड्यूसर्स के बेसिस के ऊपर देखते हैं। तो वो आप जो है देखो, ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर, ये मान के चलो। एक कोई भी मान लीजिए, अगर एक एरिया के अंदर उसको मान ले इकोसिस्टम की ये पेरिफेरी है, तो उसके अंदर पर स्क्वायर मीटर कितने ग्राम बढ़ा है पर ईयर, ठीक है। आप पर वीक भी ले सकते हैं, पर मंथ भी ले सकते हैं। तो आप ये यूनिट मान के चलो, यानी ये वेट अपॉन एरिया अपॉन टाइम, ये मान लिया आपने, वो आप अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं। अब प्रोडक्टिविटी के अंदर ना दो टर्म आते हैं बेटा, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। पूरे साल भर के अंदर मान लीजिए ये 2 प्लांट लगे हुए हैं, ठीक है, पूरे साल भर के अंदर इन्होंने कितना वजन प्रोड्यूस किया, अगर एक ईयर की प्रोडक्टिविटी की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसमें से जितना अपने लिए इस्तेमाल कर लिया रेस्पिरेशन में, क्यों रेस्पिरेशन ही करेंगे, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल कर लिया, और उसके बाद जो बच गया वो क्या आ जाएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब देखो बेटा, तो अब क्योंकि देखिए ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट पर क्या होते हैं, प्लांट्स। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि प्लांट्स अपने रेस्पिरेशन के लिए उपयोग करने के बाद जितना बायोमास दूसरे के लिए उपलब्ध कराते हैं, यानी जो हर्बीवोर खाएंगे उनके लिए तो एनपीपी उपलब्ध रहेगा ना, क्योंकि जीपीपी में से तो प्लांट खुद भी यूज किया है, ठीक है। तो ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अगर रेस्पिरेशन को हम उसमें कैलकुलेट नहीं करते हैं, अगर पौधे का रेस्पिरेशन हम कैलकुलेट करते हैं कि उसमें से उतना डिडक्ट कर दे, तो फिर क्या आ जाती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जिस इकोसिस्टम की नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, उसकी बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा होगी, उसका साइज भी बड़ा होगा और उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। अगर आप देखो
अमेजोन फॉरेस्ट आप बहुत बार सुनते हैं ना, तो उसकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। इसी वजह से वहां पर क्या है, बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा है और वहां मतलब काफी स्टेबल इकोसिस्टम है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोडक्टिविटी। फिर आता है डिकम्पोजिशन। क्या है, मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो हमने व्यवस्थित किया है वही देख लेते हैं। हाँ, डिकम्पोजिशन ही है। देखो डिकम्पोजिशन में बेटा आपकी बुक के अंदर दिया है, थोड़ा बहुत देखो डिफरेंस मिल सकता है आपको, तो वही हम कंसीडर करेंगे। जैसे डेट्रिटस वाला जो आपके दिया है, डेट्रिटस फूड चेन वाला दिया है, अगर आप माने कि यहां पर कोई पेड़ है और इससे पत्तियां झड़ रही हैं, ठीक है, पत्तियां झड़ रही हैं, उनको जो छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म, वो क्या कहलाता है, डेट्रिटस। ठीक है, कौन बांटते हैं, जो अर्थवॉर्म है, कुछ इस तरीके की चीजें आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, उसको बोलते हैं डेट्रिटस और इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो सबसे पहला जो प्रोसेस आता है वो क्या आता है, फ्रेगमेंटेशन। सेकंड प्रोसेस क्या है बेटा, लीचिंग है ना, ठीक है। दूसरा क्या है, लीचिंग, स्पेलिंग क्या है, लीचिंग। थर्ड कैटाबोलिज्म। फोर्थ ह्यूमिफिकेशन। ठीक है, और लास्ट मिनरलाइजेशन। बस ये याद रख लेना बेटा। फ्रेगमेंटेशन में क्या है, पीसेस, कुछ टुकड़ों में टूट जाना क्या है, फ्रेगमेंटेशन। लीचिंग क्या हो जाता है, जब इस पर पानी पड़ता है तो इससे कुछ सोल्यूबल सॉल्ट्स कहां चले जाते हैं, सोइल में चले जाते हैं। ठीक है, वो क्या है, लीचिंग। इसके बाद इसका और डिकम्पोजिशन होता है और जो कैटाबोलिज्म होता है वो कुछ सिंपल कंपाउंड्स में टूट जाना, वो क्या है, कैटाबोलिज्म। अब ये कंपाउंड्स एक प्रोसेस के द्वारा एक एमोर्फस कुछ ब्लैकिश सब्सटेंसेस में बदल जाते हैं। वो थोड़ा सा रेजिस्टेंट होता है। अगर आप देखेंगे तो एक सोइल के ऊपर हल्की सी काली सी परत कई बार जमी होती है ना, वो क्या होता है, ह्यूमिक एसिड भी बोलते हैं उसको। वो थोड़ा सा रेजिस्टेंट होता है इंसेक्ट के प्रति। ठीक है, वो थोड़ा सा स्टेबल होता है। जब उस ह्यूमिक एसिड या ह्यूमस के ऊपर कुछ माइक्रोब्स एक्ट करते हैं तो लास्ट में उससे कुछ ऐसे जो मिनरल्स हैं वो सॉइल के अंदर रिलीज हो जाते हैं, जो कि सॉइल के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं। बेसिकली जो मिनरलाइजेशन होने के बाद ही इसको क्या है, प्लांट यूटिलाइज कर सकता है। ठीक है, प्लांट इसको यूटिलाइज कर सकता है, फिर वो वापस फूड चेन के अंदर चलते हैं। अब ये मान के चलो कि भाई अगर जैसे कोई भी फूड चेन है, वहां प्लांट है, तो प्लांट्स को खाते खाते वो जैसे कुछ जैसे भी ट्रॉफिक लेवल्स आगे बढ़ते हैं उसको खाते हैं, वो कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट छोड़ते हैं या उनकी डेथ हो जाती है, फिर उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है, लेकिन बाद में चलता यही है, फ्रेगमेंट्स, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, यही चलता है सब कुछ। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, सॉइल के अंदर क्या होता है, मिनरलाइजेशन, जिसको प्लांट वापस यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस क्या है, डिकम्पोजिशन है। एक चीज और आती है, हालांकि आपके सिलेबस से हटा दी गई है, वो है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ठीक है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या है, मान लीजिए एक प्लांट ने नाइट्रोजन का उपयोग किया, वो कहां से किया, इन्वायरमेंट से ले ली उसने नाइट्रोजन, या फिर सॉइल के अंदर उसके सोर्स हैं वहां से ले ली। वो नाइट्रोजन प्लांट में गई, प्लांट से किस में गई, हर्बीवोर में, हर्बीवोर से कार्निवोर्स में। ठीक है, और फिर उन्होंने जो एक्सक्रीटरी मटेरियल छोड़ा या उनकी डेथ के बाद नाइट्रोजन वापस इन्वायरमेंट में गया। यानी आप कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट साइकिल इज नथिंग बट इट इज अ साइकिल इन विच द न्यूट्रिएंट्स केम फ्रॉम इन्वायरमेंट टू ऑर्गेनिजम्स एंड बैक टू द इन्वायरमेंट। तो ये साइकिलिंग है।
यानी इन्वायरमेंट से सेल्स में आना और सेल से वापस इन्वायरमेंट में चले जाना, ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, N2 साइकिल, कई बुक्स के अंदर H2O साइकिल भी दिया हुआ है, सल्फर साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, बहुत सारे दिए हुए, जो पुरानी किताबें उनमें दिया हुआ है, लेकिन इतने डिटेल में आपके इस सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, एनर्जी फ्लो। अब देखिए एनर्जी फ्लो को बेटा ध्यान से देखिए, क्योंकि बुक में ये डायग्राम नहीं दिया हुआ है। एनर्जी फ्लो देखो बेटा, सौर ऊर्जा से जितनी एनर्जी मिलती है, सूर्य से मिलती है एनर्जी, ठीक है, उसका काफी बड़ा भाग है वो यूटिलाइज ही नहीं होता है, 2 से 8% भाग ही यूटिलाइज होता है। ठीक है, तो पहला ट्रॉफिक लेवल हमने मान लिया, ये हमारा पहला ट्रॉफिक लेवल है प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स के अंदर क्या बना बेटा, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्लांट ने जितना बना लिया वो क्या है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यहां से उसने जब क्या कर दिया, रेस्पिरेशन के अंदर निकाल दिया कुछ हिस्सा। ठीक है, तो जो बच गया वो क्या बचा बेटा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इतना। उसमें से कुछ हिस्सा जो है यूटिलाइज नहीं हुआ, ठीक है, बाकी हिस्सा नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के अंदर गया। ठीक है, यहां का कुछ हिस्सा नोट एसिमिलेटेड हुआ, कुछ इसने खुद के रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर लिया, और आगे जो गया वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी आई। इसमें से कुछ हिस्सा जो है वो नोट यूटिलाइज है, और फिर आगे चला, और फिर सेकंड एक और ट्रॉफिक लेवल आया, वहां पर कुछ हिस्सा नोट एसिमिलेटेड आ गया, फिर आगे गया। अब आप एक बात देख रहे हैं बेटा, ये इसका यहां पे देखिए बेटा, ये बड़ा है, बड़ा पार्ट है ना, ये एनर्जी दिखा रहा है। इसमें से कुछ एनर्जी क्या है, नोट यूटिलाइज, इन्वायरमेंट में चली गई। ठीक है, जो बची उसका इसने इस्तेमाल कर लिया, उसमें से कुछ हिस्से को ये एसिमिलेट नहीं कर पाया। अभी इन बातों पे भी हम बात करेंगे। ठीक है, कुछ इसने रेस्पिरेशन, तो फिर ये एनर्जी और घट गई ना, देखिए ये यहां पर कुछ हो गया छोटा, आगे यही चीजें वापस हुई है। ठीक है, फिर एनर्जी लेवल देखिए और ज्यादा घट गया। यही कारण है कि एक फूड चेन बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती है, क्योंकि लास्ट में उसके पास इतनी एनर्जी बचती नहीं जितनी एनर्जी उसे चाहिए। तो फूड चेन बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती है, छोटी होती है फूड चेन। ठीक है, अभी आगे से आगे चला सकते हो आप उसी तरीके से। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें कि एनर्जी फ्लो होता है, तो एनर्जी फ्लो जो थर्मोडायनेमिक्स के जो रूल हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग होता है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, सेकंड लॉ क्या कहता है, वो ये कहता है कि एनर्जी का जो कन्वर्जन है एक रूप से दूसरे रूप में, वो 100% इफेक्टिव नहीं होता है, एफिशिएंट नहीं होता है। उसका कुछ हिस्सा या तो इन्वायरमेंट में चला जाता है, ना कहीं उसमें लेकुना जरूर रहता है। ठीक है, इन दोनों रूल्स के अकॉर्डिंग एनर्जी फ्लो होता है। तो आप अगर एनर्जी फ्लो की बात आए तो आप ये कह सकते हैं कि एनर्जी का जो सोल रिसोर्स है वो क्या है, सन है। उसकी एनर्जी से फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स, वहां से ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बनती है और उससे ही आगे चलता है। और एनर्जी फ्लो है वो थर्मोडायनेमिक्स के दोनों रूल्स ये गवर्न करते हैं, और उसे बताने के लिए बहुत सारे मॉडल दिए गए हैं, लेकिन ओडम द्वारा दिया गया जो मॉडल है, जो मैंने ये आपके सामने बनाया है, ये मॉडल सर्वमान्य है। ठीक है, एक्सेप्टेबल है, तो इसका डायग्राम बना लेना आप लोग। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एनर्जी फ्लो। अब इसके बारे में आगे बहुत ज्यादा डिटेल लेने की जरूरत नहीं है, इतना पर्याप्त है। अब हम जो लास्ट जो टॉपिक है वो है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, देखो, अगर हम, सुन लेना ध्यान से, अगर हम फूड चेन के सदस्यों को, भाई किसी भी इकोसिस्टम का हम अध्ययन करेंगे, उसकी स्ट्रक्चर में अगर बायोटिक कंपोनेंट्स को देखें
तो उसमें फूड चेन को हम देखेंगे। अगर फूड चेन के सदस्यों को हम उसके या तो ले लें नंबर, ठीक है, उनकी संख्या कितनी है, या ले लें बायोमास, या ले लें हम एनर्जी, कोई भी चीज के अकॉर्डिंग अगर हम उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो हमें जो ग्राफ प्राप्त होता है वो एक पिरामिड की तरह प्राप्त होता है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड। तो आप कह सकते हो कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फूड चेन्स ऑन द अकाउंट ऑफ देयर नंबर, बायोमास और एनर्जी which looks like a pyramid, that's why it is known as ecological pyramid। क्लियर आपको? ठीक है। तो एक चीज है कि एनर्जी की अगर हम बात करें, अगर आप कोई भी मान लीजिए छोटा सा फील्ड ले लें, जहां पर अगर आप बात करें कि एनर्जी की हम बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर कितनी एनर्जी होगी, वो सबसे ज्यादा बेटा, क्योंकि वो प्रोड्यूसर है। प्लांट के बाद इंसेक्ट आ गए, उनमें उनसे कम, उसके बाद क्या आ गए, फ्रॉग आ गए, और फिर आ गया स्नेक। तो इस तरीके का प्राप्त होगा, ठीक है। एनर्जी का पिरामिड हमेशा ही कैसा प्राप्त होता है, सीधा प्राप्त होता है, ठीक है। बायोमास का भी लगभग सीधा प्राप्त होता है, ठीक है, लगभग। कुछ एक केसेस में होता है, उल्टा भी होता है, बाई डायरेक्शनल भी होता है, तो वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। नंबर के हिसाब से भी देखें तो लगभग सीधा प्राप्त होता है। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है, प्लांट्स है, फिर उससे कम इंसेक्ट, फिर उससे कम फ्रॉग, फिर सबसे कम स्नेक। लेकिन एक स्थिति में उल्टा भी प्राप्त होता है। अगर आप एक पेड़ को अगर बात करें किसके रूप में, एक इकोसिस्टम के रूप में, तो पेड़ की संख्या 1, उस पर रहने वाले मान लीजिए पिजन रह रहे हैं तो उनकी संख्या 20, और इनके ऊपर कुछ कीड़े मकोड़े रह रहे हैं, उनकी संख्या मान लो जो है 1000, और उनके ऊपर फंगस बैक्टीरिया की संख्या और भी ज्यादा। तो ये उल्टा हो गया ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये उल्टा भी हो सकता है। तो ये आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। कोई भी कंफ्यूजन हो आप पूछ लीजिएगा। होमवर्क सुन लीजिए, इसमें क्या लिखेंगे आप, डिफाइन फूड चेन, फूड वेब, इकोसिस्टम, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इतनी चीज की तो आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। Explain energy flow with the help of suitable model। एक्सप्लेन अपराइट एंड इन्वर्टेड इकोलॉजिकल पिरामिड्स। कर लोगे इतना?